हाँ दोस्तों, राम राम सभी को। देखो मित्रों, हमारा जो बिंदु चल रहा है वह समास चल रहा है, आप सभी को पता है। और इस समास टॉपिक को लेकर अपन धीरे धीरे से बात कर रहे हैं। और परवीन चौहान लिख भी रहा है धीरे धीरे से आओ गुरुदेव। बिल्कुल मैं धीरे धीरे से ही आता हूँ। आज 5 मिनट लेट आया हूँ, शायद 2 बजे हमारा टाइम था। खैर, ध्यान देना दोस्तों, अपन धीरे धीरे से ही पढ़ रहे हैं। और मैं तो हमेशा धीरे धीरे से पढ़ाता हूँ और आप लोग भी धीरे धीरे से पढ़ते हो, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य क्या है, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। मधु कुमारी मीना, आपके आने का इंतज़ार है, अब मैं आ चुका हूँ, आपका इंतज़ार खत्म हो गया है मधु जी। रितेश बेरवा, सब ठीक है भाई। किससे कह रहा है भाई? अच्छा, मेरे से तो नहीं कह रहा, मांगी लाल भाई। नमस्ते गुरु जी। बिल्कुल नमस्ते मांगी लाल जी। और उसी प्रकार से रितेश बेरवा, अरे क्या तरस रहे हो सर हम अच्छा यूँ कह रहा है कि अरे क्या तरसा रहे हो सर, आप तो आ जाओ। बिल्कुल मैं आ गया हूँ राजेश, रितेश बेरवा। और उसी प्रकार से टोंक वाले भी आ गए हैं। गुड आफ्टरनून सर जी। बिल्कुल गुड आफ्टरनून टोंक वाले। और मित्रों, जो हम बात कर रहे हैं हमारे समास में, उस समास में अपन पहुंच चुके हैं कहाँ तक? कर्मधारय समास तक। कर्मधारय समास में अपन ने कल कुछ बातें की थी, कुछ बातें अभी बाकी है। देखो मित्रों, कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी। काजल तुम किसी की नहीं हो सकती। बिल्कुल, कैसे हो सकती है बोला शंकर? काजल तो हमारी है, काजल किसी की नहीं हो सकती। दोस्तों ध्यान देना, कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी। जो बातें बाकी हैं उन बाकी बातों को आज अपन यहाँ पर करने के लिए देव क्लासेज के मंच पर उपस्थित हुए हैं मित्रों। इन बातों को जो अपन को करनी है इस देव क्लासेज मंच में जो बची हुई है उनको अपन पूरी करते हैं। जो हमारी बातें बची हुई है वो कर्मधारय समास के बारे में है मेरे दोस्तों। देखो, अगर हम कर्मधारय समास की बात करें तो हमने कल से इस कर्मधारय समास को पढ़ना शुरू किया था। और ये कर्मधारय समास में आपने सबसे पहले पढ़ा था कि जिस समस्त पद का प्रथम पद तो क्या हो मित्रों? विशेषण। दूसरा पद भी क्या हो? विशेष्य। फिर क्या हो? उपमान उपमेय हो। वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। कल मैंने आपको बताया था कि जिस समस्त पद के दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य क्या है मित्रों? विशेषण विशेष्य। और क्या है मित्रों? उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है, वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर कर्मधारय समास होता है। जिस समस्त पद के दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष से उपमान उपमेय का संबंध पाया जाए वहां पर कर्मधारय समास होता है। राम राम गुरु जी, राम राम बलराम पोषवाल, नमस्ते सर। MR राकेश, नमस्ते। रवि मेघवंशी, राम राम सर। बिल्कुल राम राम रवि भाई। NK मीणा, हाड़ौती का छोरा, बिल्कुल मेरे दोस्त हाड़ौती का छोरा। सोनू बूंदी, राजस्थान, राम राम गुरुजी। बिल्कुल सोनू, राम राम मेरे दोस्तों सभी को। अब धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुरा जाओ, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक को लेकर अपन बात करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस समस्त पद के दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष से उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। मेरे दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि जब अपन कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय अपन है जो का किसका प्रयोग करते हैं? विग्रह में है जो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मित्रों? है जो का। देखो, विग्रह में अपन है जो का प्रयोग करते हैं, साथ ही विग्रह में अपन यहाँ पर किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? के समान का प्रयोग करते हैं। और हम यहाँ पर रूपी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। समास विग्रह में अपन इन 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। कर्मधारय समास में है जो का प्रयोग करेंगे, के समान का प्रयोग करेंगे और रूपी शब्द का प्रयोग करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज मित्रों, है जो का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? जब समस्त पद में विशेषण और विशेषण का संबंध पाया जाएगा वहां पर कौन सा किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? है जो का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कल आपको मैंने बताया था कि शब्द है नीलकमल। शब्द क्या है मित्रों? नीलकमल। अब नीलकमल में नीला तो क्या है? विशेषण। और कमल क्या है? यहाँ पर विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध पा गया, इसका मतलब किसका प्रयोग कर दोगे? है जो का प्रयोग कर दोगे और आपका समास विग्रह हो जाएगा नील है जो कमल। क्या हो जाएगा मित्रों? नील है जो कमल। इसका मतलब यहाँ पर तो विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया। कल बहुत सारे शब्द में यहाँ पर आपके सामने लेकर आया था और उन सारे शब्दों को मैंने आपको एक एक करके बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया था। अब यहाँ पर मैं अगली जो बात करने वाला हूँ वह उपमान और उपमेय की बात करने वाला हूँ। देखना मित्रों, उपमान और उपमेय की बात में आपको क्या करना है वो देखना है, मेरे साथ साथ पढ़ना है। ये आपका एक शब्द है उपमान। शब्द क्या है मित्रों? उपमान।
और एक शब्द है यहाँ पर इसी के जोड़े में उपमेय। एक शब्द क्या है? उपमेय। उपमान और उपमेय दो शब्द है। यहाँ पर उपमान और उपमेय दो शब्दों की अपन बात करने जा रहे हैं। उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। यदि आप उपमान और उपमेय के बारे में जान जाओगे और जब आपके पास में समस्त पद आएगा, यानी कि जो शब्द आपके सामने आने वाला है उस शब्द में यदि उपमान और उपमेय का संबंध पाया जाए तो वहां पर आपको बता देना है कि कौन सा समास होगा मेरे दोस्तों, कर्मधारय समास होगा। अब कर्मधारय समास उपमान और उपमेय वाले पदों में होता है, तो सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि उपमान और उपमेय क्या होता है। तो उपमान का अर्थ होता है जिससे अपन तुलना करते हैं, जिससे तुलना की जाए। देखो, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, वो क्या होता है मित्रों? उपमान होता है। और जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, वो क्या होता है मित्रों? उपमेय। जिसकी तुलना की जाए वो तो होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज मित्रों, सर बैकग्राउंड चेंज करो। अच्छा, ब्लैक पेन यूज करो सर। बिल्कुल मेरे दोस्त, ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। चलो ठीक है। अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा सभी को? बोलो हाँ, पेन का प्रयोग मैंने सही कर दिया है। दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, बिल्कुल शुभम, गौतम, पेन का बिल्कुल पेन मैंने कर दिया। दोबारा से लिख देता हूं मैं। चलो मेरे दोस्तों, उपमान और उपमेय को दोबारा से लिख देता हूं। ये शब्द है आपका क्या? उपमान। और ये शब्द दूसरा मैंने आपको लिखा था। अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा? सर कलर चेंज करो। किसका चेंज कर दिया ना मेरे दोस्तों? देखो, उपमान और क्या है? उपमेय। उपमान देखो, जिससे तुलना की जाए, अभी मैंने बताया जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए मेरे दोस्तों क्या होता है? उपमान होता है। जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, वह क्या होता है? उपमेय होता है। मेरे दोस्तों आप सुनिएगा, हमारी तुलना करते हैं बहुत अच्छे ढंग से, खासकर किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं अपनी तुलनाएं बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। कैसे? आपने देखा होगा गाँव में, या फिर हम लोगों ने भी किया होगा कि हम जब छोटे थे, किशोरावस्था में यानी कि 15, 16, 17 वर्ष के थे, तब हमारी तुलना सलमान खान से कर लिया करते थे। कभी कभी हमारी तुलना अमिताभ बच्चन से कर लिया करते थे। कभी कभी हमारी तुलना किससे? नाना पाटेकर से कर लिया करते थे। और जैसे ही तुलना करते थे तो फिर उनकी जैसी एक्टिंग करते थे। जैसे मान लो कोई बच्चा नाना पाटेकर की तुलना अपनी तुलना नाना पाटेकर से कर रहा है, तो वो ऐसे कहता है जब भी कोई उसका काम नहीं होता या फिर उसे कोई देखने आ जाता है तो ये इस प्रकार से वह कहता है कि आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने के लिए, है ना। अभी मुझे मेरे मुंह को काले कपड़े से ढक दिया जाएगा, मुझे फांसी दे दी जाएगी और मेरी फांसी को देखकर तुम, फांसी लगने के बावजूद मेरी मृत्यु को देखकर तुम चले जाओगे। इस प्रकार की नाना पाटेकर की एक्टिंग करते थे। धर्मेंद्र की अगर कोई एक्टिंग करता है तो इस प्रकार से करता है कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, इस प्रकार से बच्चे बोल देते हैं, अपने आप को धर्मेंद्र समझने लगते हैं। कोई सलमान खान समझने लगता है तो ध्यान देना, तेरे नाम पाड़ लेता है, तेरे नाम आप जानते हो। किसी प्रकार से यूं कह देते हैं कि छेदी सिंह तुम्हारे इतने छेद करूंगा, तू कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं सास कहां से ली और पादू कहां से। ध्यान दो, इस प्रकार के डायलॉग है। तो मेरे दोस्तों अपन इस प्रकार के कार्य कहां पर करते हैं? बचपन में करते हैं। अर्थात अपन अपनी तुलना किन्हीं अभिनेताओं से कर लेते हैं। तो जिससे अपन, जिस अभिनेता से अपन हमारी तुलना कर रहे हैं वह हमारा क्या है? उपमान है। जिससे हम तुलना करते हैं वो क्या होता है? उपमान होता है। और जो तुलना करता है वो क्या होता है? उपमेय। अर्थात जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमेय होता है। जैसे हमारे मोहल्ले का एक अभिषेक अपनी तुलना सलमान खान से करता है तो वहां पर सलमान खान उपमान है और अभिषेक क्या है? उपमेय। यहां पर हमें तुलना सलमान खान, अमिताभ बच्चन वगैरह वगैरह से नहीं करवानी। यहाँ पर जो तुलना करवानी है वो करवानी है प्रकृति से। यहाँ जो भी व्यक्ति अपन यहाँ पर रियल जिंदगी में देखे या फिर किताबों में पढ़े तो अधिकतर जो तुलनाएं हैं वो तुलनाएं प्रकृति से की गई है। एक व्यक्ति उसकी तुलना हमेशा किससे करता है? प्रकृति से करता है। तो जो प्रकृति का होता है वो तो उपमान होता है, और जो जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमेय होता है। ध्यान देना, एक शब्द लेते हैं। बहुत बार बहुत अच्छा चेहरा लेकर अगर हमारे सामने कोई आ जाए और बहुत ही सुंदर चेहरा हो, इसका मतलब उसने या तो फेयर हैंडसम लगा रखी हो या फिर फेयर लवली लगा रखी हो, तो हम उसको देखते ही कहेंगे यार क्या चंद्रमुख है,
क्या कहेंगे, क्या चंद्रमुख है। अब हमने कहा चंद्रमुख या फिर कह दिया चंद्रमुखी। ध्यान देना, चंद्रमुख हमने कहा मतलब यहां पर अपन दो पद ले रहे हैं, एक पद तो क्या है चंद्र और एक क्या है मुख। इन दोनों पदों में यदि अपन बात करें तो एक शब्द मुख है और एक शब्द चंद्र है। यहां पर तुलना की जा रही है मुख की, किससे, चंद्र से। यहां पर मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्र से की जा रही है। अर्थात मुख को किसके समान बताया जा रहा है, चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। तो इसका मतलब जो चंद्र है ये तो क्या है, उपमान। क्या है मित्रों, उपमान। और ये जो मुख है ये मुख क्या है, उपमेय। ये मुख क्या है मित्रों, ये उपमेय है। तो ये चंद्र तो उपमान है और मुख क्या है, उपमेय। ध्यान देना, एक मानव अपनी तुलना हमेशा प्रकृति की चीजों से करता है, प्रकृति के वस्तुओं से करता है, जो प्रकृति है उससे करता है। तो यहाँ पर जो मुख है, इस मुख की तुलना मानव, ये मुख किसका है, मानव का है, हमारा है। हम हमारी तुलना किससे कर रहे हैं, चंद्र से कर रहे हैं। चंद्र किसका है, प्रकृति का है। तो मैंने कहा हमारी तुलना अपन प्रकृति से करते हैं, तो प्रकृति तो हमारे लिए क्या हुई है, उपमान हुई है। जिससे अपन तुलना कर रहे हैं या जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमेय। यहाँ पर जो चंद्रमुख शब्द आया है उसी प्रकार का पद है, एक तो इसमें उपमान है एक उपमेय है। इसका मतलब यहाँ पर कर्मधारय समास है। लेकिन मित्रों कर्मधारय समास में अपन ने जाना था कि हम कर्मधारय समास का जब समास विग्रह करते हैं तो हेजो का प्रयोग करते हैं, के समान का प्रयोग करते हैं और रूपी का प्रयोग करते हैं। आपको ये पता है कि हेजो का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, आपको ये पता है कि हेजो का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर विशेषण और विशेषण का संबंध पाया जाता है वहाँ पर हेजो का प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीज मित्रों, यहाँ पर जब उपमान और उपमेय का संबंध पाया जा रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे समास विग्रह करते समय, तो ध्यान देना यहाँ पर अपन समास विग्रह करते समय प्रयोग करेंगे किसका मित्रों, के समान का। देखो यहाँ पर समास विग्रह करते समय अपन के समान का प्रयोग करेंगे। के समान, के समान शब्द का अपन समास विग्रह करते समय क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। कब के समान का प्रयोग करेंगे, के समान का प्रयोग तब करेंगे जहां मतलब उपमान और उपमेय का संबंध पाया जाओ। अब यहां पर उपमान और उपमेय का संबंध पाया जा रहा है तो अपन किसका प्रयोग कर देंगे, के समान का प्रयोग कर देंगे और समास विग्रह कर देंगे मेरे दोस्तों। तो देखो समास विग्रह क्या होगा, चंद्र के समान मुख, क्या हो जाएगा मित्रों, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। ये क्या हो गया मेरे दोस्तों, समास विग्रह हो गया। वहां पर हेजो का प्रयोग कर रहे थे। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, हर बार बता रहा हूं आपको, हर एक बारीक की चीजें, बारीक वाली जो बात है वो सब बता रहा हूं, आपकी हर एक बात क्लियर कर रहा हूं। यहाँ पर आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ने में, वैसा ही आनंद आएगा जिस प्रकार का आनंद आपको कहाँ पर आता है, कक्ष में बैठकर आता है। मैंने कल भी कहा था, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको उतना ही आनंद आएगा जितना कक्ष में बैठने के बावजूद आता है। क्योंकि अपन तो धीरे धीरे से जिंदगी में आए हैं, धीरे धीरे से आए हैं, तो हमारी जिंदगी में बाहर ही आए हैं। क्योंकि आए हो तुम मेरी जिंदगी में बाहर बनकर। सर परिभाषा भी लिखना कर्मधारय समास की मैं लिख चुका हूं, पिछले वाले वीडियो में देखना, पर कर्मधारय समास की पार्ट फर्स्ट में देखना, वहां पर लिख चुका हूं शुभम गौतम जी। देखो यहां पर अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं, के समान का प्रयोग कर रहे हैं, चंद्रमुख। अब अपन ने के समान का प्रयोग कर दिया तो उपमान उपमेय वाले उदाहरणों में के समान का प्रयोग करें। कुछ और उदाहरण लेते हैं। देखो मित्रों यहां पर एक शब्द है, उसको देखना, राजीव लोचन। शब्द क्या है मित्रों, राजीव लोचन, शब्द है राजीव लोचन। अब राजीव लोचन की यदि अपन बात करें तो लोचन किसका पर्यायवाची है, लोचन आंख का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, आंख का। और राजीव किसका पर्यायवाची है, कमल का। देखो आंख किसकी है, मानव की, आंख किसकी है, मानव की। कमल किसका है, प्रकृति का। हो गई तुलना। हाँ, लोचन की तुलना किससे की जा रही है, राजीव से की जा रही है। इसका मतलब आंख की तुलना कमल से की जा रही है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि लोचन की तुलना राजीव से की जा रही है, तो राजीव यहाँ पर क्या है, उपमान है, और लोचन यहाँ पर क्या है, उपमेय है। अब जब उपमान और उपमेय का संबंध पा गया तो डायरेक्ट बता देंगे कि क्या होगा, राजीव के समान लोचन, क्योंकि समान का प्रयोग अपन को करना है, राजीव के समान लोचन। अब मैंने अभी आपको बताया कि राजीव किसका पर्यायवाची है, कमल का। लोचन किसका पर्यायवाची है, आंख का। आपको यहाँ पर इस प्रकार से नहीं करना, कमल के समान आंख, आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि समास में जो दो पद दिए जाते हैं उन दो पदों का ही अपन समास विग्रह में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर राजीव का अर्थ कमल नहीं लिखेंगे, लोचन का अर्थ आंख नहीं लिखेंगे, राजीव के समान लोचन ही लिखेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि के समान का प्रयोग कहां पर करते हैं और हेजो का प्रयोग कहां पर करते हैं। उपमान और उपमेय वाले उदाहरणों में किसका प्रयोग करेंगे अपन, किसका प्रयोग करेंगे मित्रों, के समान का प्रयोग करेंगे। आगे बात करते हैं और भी। देखो
मित्रों इस प्रकार से शब्द है आपके पास में मृगनयनी। शब्द क्या है मित्रों? मृगनयनी। अब मृगनयनी देखो, मृगनयनी की यदि अपन बात करें तो मृगनयनी मृग के समान नयनों वाली। नयन यहां पर वापस से आ गया, नयन, नयन मतलब आंख का पर्यायवाची। मृग यानी कि प्रकृति का, प्राणी का नाम है, प्रकृति का है। तो नयनों की तुलना किससे की जा रही है? प्रकृति से की जा रही है। इसका मतलब ये तो क्या हो गया है? उपमान हो गया है। ये तो क्या हो गया है? उपमान। और ये क्या हो गया है? उपमेय। जैसे आपने उपमान और उपमेय देखा तो इसका मतलब आपके मन में आ गया होगा कि समास विग्रह करते समय किसका प्रयोग करेंगे? के समान का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? के समान का प्रयोग करेंगे। मेरे दोस्तों अब समास विग्रह क्या होगा? मृग के समान, के समान, मृग के समान नयनों वाली, मृग के समान नयनों वाली। देखो यहां पर यदि अपन बात करें तो थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं, मृग के समान, मृग के नेत्रों के। इस प्रकार से समास विग्रह भी देखने को मिलता है जो इस प्रकार का ज्यादा सही होता है, मृग के समान नयनों वाले। अगर आपको ऑप्शन में इस प्रकार से मिल रहा है तो अपन ये कर देंगे मृग के समान नयनों वाले, लेकिन नहीं मिल रहा तो अपन क्या करो, अपन क्या करेंगे? मृग के नेत्रों के समान नयनों वाली, ये ज्यादा सही होता है। दोनों मिल जाए, मृग के समान नयनों वाली और मृग के नेत्रों के समान नयनों वाली, तो हमारा आंसर क्या होगा? मृग के नेत्रों के समान नयनों वाली। इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा? समास विग्रह करना पड़ेगा। यहां पर फिर मैं आपके पास में शब्द लेता हूं। देखो शब्द है कमलाक्ष। मित्रों बहुत ही शानदार शानदार शब्द है, शब्द है कमलाक्ष। अब कमलाक्ष शब्द की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले इनके दो पदों को देखें। दो पदों को देखने पर आपको यहां पर पता चल रहा होगा, एक तो शब्द है क्या? कमल। एक शब्द क्या है? कमल। और बीच में यहां पर आ रहा है, इसका मतलब दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका संधि का? कौन सी संधि का? दीर्घ संधि का, क्योंकि बाद वाला पद यहां पर कमल के साथ में जुड़ा है, संधि होकर। क्या होकर मित्रों? संधि होकर जुड़ा है। तो देखो यहां पर कमल एक शब्द निकल गया और बाद में से क्या निकला? अक्ष। लेकिन वास्तव में बात करें तो यहां पर मूल शब्द क्या था? अक्षी। और जैसे ही कमल और अक्षी की संधि हुई तो इसकी अंतिम ई का क्या हो गया? लोप हो गया। शब्द क्या बन गया? कमलाक्ष। वही बात आ गई। कौन सी बात? अभी भी मैंने राजीव लोचन वाली बात की थी, राजीव लोचन वाली बात की थी, वही बात आ गई। क्योंकि अक्षी किसका पर्यायवाची? आंख का पर्यायवाची। कमल किसका पर्यायवाची? राजीव, यानी कि कमल के पर्यायवाची राजीव। इस प्रकार से राजीव का अर्थ कमल होता है, वहां पर मैंने बताया। तो देखो अक्षी की तुलना, अक्षी कैसी है? कमल के जैसी। अक्षी, आंख कैसी है? कमल के जैसी है। वही लोगों, तो यहां पर किसका संबंध पा गया? उपमान का संबंध पा गया। और ये यहां पर क्या आ गया? उपमेय आ गया। और जैसे ही उपमेय और उपमान आया तो आपके मन में आ गया कि हमें तो केसमान मन में ही लाना है, कि जब तक अगर आप मन में नहीं लाओगे ना तो आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी हम किसी को देखते हैं तो देखते पहले हमारा अंदर जो विचार शुरू होते हैं वह कहाँ से होते हैं? मन से होते हैं। और जब अपन मन से विचार लाते हैं ना तो वह विचार बहुत शानदार होते हैं, वहाँ से प्राप्त होने वाली चीज़ बहुत शानदार होती है। तो जब भी अपन को सोचना है ना वो मन से सोचना है। देखो मन आंखों से देख लिया, ऐसे कर दिया, नहीं, आंखों से देखने के बावजूद उसको मन में उतार लो। उसका मतलब ये है कि आपको जीवन भर वो याद रहेगा। ध्यान दो, कमलाक्ष कमल प्लस अक्षी है, कमल प्लस अक्षी है, इसका मतलब उपमान और उपमेय का संबंध एक के समान का प्रयोग कर देंगे, कमल के समान अक्षी, ये क्या हो जाएगा? इसका समास विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं बहुत सारे शब्द ले सकता हूं। देखो शब्द है मीनाक्षी, शब्द क्या है? मीनाक्षी। अब इसमें दो पद है, एक तो मीन है और एक अक्षी है। जब यहाँ पर मीनाक्षी की आप पढ़ने तो इसकी मिली की मात्रा बड़ी हो जाती है, शब्द मीनाक्षी बनता है। मीन का मतलब मछली और अक्षी मतलब आंख। तो यहाँ पर आंख की तुलना वापस से किससे कर दी? मीन मछली से कर दी। तो यहाँ पर ये तो क्या हो गया है? उपमान हो गया है। और ये क्या हो गया है? उपमेय हो गया है। ये क्या हो गया है? उपमेय। अब जब उपमान और उपमेय का संबंध पा गया तो किसका प्रयोग कर देंगे? के समान का। समास विग्रह क्या हो जाएगा? के समान, मीन के समान अक्षी वाले। मजा आ गया गुरुदेव। मेरे दोस्तों सभी को समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। दोस्तों सर की क्लास को अधिक से अधिक शेयर करके बड़ी संख्या में जोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान क्लासेस, बिल्कुल ओपी, पीछे ओपी लिखा है, बिल्कुल ओपी ओपी भाई। रेखा मेघवाल, राम राम सर जी, राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम रेखा जी। और मेरे दोस्तों मेरी बात सुनो, जो मैंने अभी बताया उपमान उपमेय माला, उसमें मैंने बताया कि जिससे तुलना की जाए वो तो क्या होता है? उपमान होता है। जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमेय होता है। और उपमान और उपमेय का जब अपन हमारे पास में समस्त पद आ जाता है तो वहां पर समास विग्रह करते समय हम के समान का प्रयोग करते हैं। विशेषण और विशेषण का संबंध पाया जाता है तो वहां पर अपन है जो का प्रयोग करते हैं। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी मैंने आपको बताई थी कि अपन बात कर रहे हैं विशेषण और विशेष्य की। जरूरी नहीं है
कि पहले विशेषण ही आए और बाद में विशेष आए, पहले विशेष भी आ जाता है और बाद में विशेषण भी आ जाता है। जैसे मैंने कल शब्द बताया था नराधम और एक बताया था पुरुषोत्तम। तो आपको ध्यान रखना है, भले से बाद में विशेषण आ जाए, पहले विशेष आ जाए, फिर भी वहाँ पर आपको कौन सा समास करना होगा, कर्मधारय समास करना होगा। उपमान और उपमेय की बात कर चुके हैं, यहाँ पर के समान का प्रयोग करना होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि कर्मधारय समास में समास विग्रह करते समय अपन हैं जो रूपी और के समान का प्रयोग करते हैं जो का तो मैंने बता दिया और के समान का भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन रूपी का अभी तक एक भी उदाहरण नहीं आया है। आपके मन में विचार आ रहा होगा, बिल्कुल मेरे दोस्तों, जो आपके मन में विचार आ रहा है उस विचार को मैं पूरा करता हूँ। रूपी शब्द के उदाहरण में आपको बताता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं और रूपी शब्द वाले एक उदाहरण लेते हैं। देखो अपन ने के समान के उदाहरण ले लिए, है जो के उदाहरण ले लिए। ये है जो के एक बार यहाँ पर है जो, देखो यहाँ पर ये आ गया के समान, ये क्या आ गया मित्रों, के समान। और यहाँ पर ये आपका क्या है, रूपी है। ये क्या है मित्रों, रूपी। विशेषण और विशेषण का संबंध पाया जाएगा, वहां पर कौन सा होगा, है जो का प्रयोग होगा। ये विशेषण और क्या आ गया, विशेष है। ये विशेषण और क्या आ गया, विशेष है। यहाँ पर शब्द में यहाँ पर कल वाला शब्द ही लिख देता हूँ, जैसे नीलकमल। और नीलकमल का समास विग्रह करते समय बीच में किसको लाओगे, है जो को। नील है जो क्या कर दोगे, कमल। ये इसका क्या हो गया, समास विग्रह, क्योंकि नील यहाँ पर क्या है, नीला यहाँ पर क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष्य है। चलो, के समान का प्रयोग अभी मैंने बताया कि उपमान और उपमेय का संबंध पाया जाए तो वहाँ पर कौन सा किसका प्रयोग करेंगे, के समान का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया चंद्रमुख। तो चंद्रमुख का समास विग्रह करते समय आप ध्यान दोगे, ध्यान से समास विग्रह कर देंगे, क्या, चंद्र के समान मुख। क्या कर दोगे, चंद्र के समान मुख कर दोगे, चंद्र के समान मुख कर दोगे। ये आपको करना होगा। ये उपमान है और ये क्या है, उपमेय। लेकिन रूपी शब्द का प्रयोग कहाँ पर करें, ध्यान देना मित्रों। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये उपमान है और ये क्या है, उपमेय। ये क्या है, उपमेय है। लेकिन यहाँ पर ये आपको ध्यान से देखना है कि इस शब्द में पहले क्या आ रहा है, उपमान, और बाद में क्या आ रहा है, उपमेय आ रहा है। लेकिन एक शब्द में यहाँ पर लिखता हूँ, ये आपका शब्द, इसी शब्द को पलट कर मैं लिख देता हूँ। शब्द है चंद्रमुख, चंद्र। देखो, शब्द एक चंद्रमुख था और इसको दूसरी प्रकार से लिख दिया मुख चंद्र। अब यहाँ पर मुख चंद्र लिख दिया। पहले तो मुख चंद्रमा के समान था, अब चंद्र किसके समान है, मुख के समान। इस प्रकार से तुलना कर दी। देखो, तुलना किसी भी प्रकार से हो सकती है। प्रकृति की तुलना मनुष्य से की जा सकती है, मनुष्य की तुलना प्रकृति से की जा सकती है, प्रकृति की तुलना मनुष्य से, और मनुष्य की तुलना प्रकृति से कैसे भी की जा सकती है। अब यहाँ पर यदि अपन बात करें तो मुख और क्या है, चंद्र। यहाँ पर आपने देखा कि पहले कौन आया, उपमान, और बाद में कौन आया, उपमेय। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मुख क्या है, उपमेय है, और चंद्र क्या है, उपमान है। यहाँ पर मुख पहले आया तो इसका मतलब मुख क्या है, उपमेय। क्या है, उपमेय। पहले क्या आ गया है, उपमेय आ गया है। बाद में क्या आया है, उपमान आया है। बाद में क्या आया है, आपका उपमान आया है। देखो, जब पहले उपमेय आ जाए और बाद में उपमान आ जाए तो वहां पर आपको रूपी शब्द का प्रयोग करते हुए समास विग्रह करना है, कर्मधारय समास में। पहले उपमान आए, बाद में उपमेय आए तो के समान का प्रयोग कर दिया। लेकिन पहले उपमेय आ गया और बाद में उपमान आया तो यहाँ पर कौन सा समास होगा आपका, यहाँ पर आपको कौन सा करना है, यहाँ पर आपको करना है रूपी का प्रयोग, और समास विग्रह क्या हो जाएगा, चंद्र के समान मुख। देखो किस प्रकार की क्या हो रहा है, घर जाकर अपने पापा से पूछ, उन्होंने रखा है तेरा नाम, चंद्र रूपी मुख, रूप के क्या कर रहे हो भाई, रूपी के समान कुछ नहीं, के पास जा, आई लव यू सर जी, आप तो हमारी जान हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबकी जान है, क्योंकि हमारी भी एक जान है। ध्यान देना। मुख चंद्र की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कौन आया, पहले उपमेय आ गया, बाद में कौन आया, उपमान आ गया। तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, रूपी का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्तों। किसका प्रयोग करेंगे, रूपी का प्रयोग करेंगे। अब रूपी का प्रयोग करेंगे तो समास विग्रह हमारा क्या होगा, वह आपको बहुत ध्यान से ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले उपमान को लिखना होगा, बाद में किसको लिखना होगा, मुख को, और बीच में किसको रखना होगा, रूपी को। कब रखना होगा, जब पहले क्या हो, उपमेय हो। तो देखो, पहले उपमान को रखो, पहले तो किसको लाए, चंद्र को, और बाद में किसको ले गए, मुख को, और बीच में किसको रख दिया, रूपी को, और समास विग्रह हो गया चंद्र रूपी मुख। किस प्रकार का समास विग्रह हो गया,
चंद्र रूपी मुख। तो रूपी शब्द का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा कि जब पहले उपमान उप में आ जाए और बाद में उपमान आ जाए तो वहां पर कौन सा होगा, वहां पर कौन सा होगा मेरे दोस्तों, वहां पर आपको कौन सा करना होगा, रूपी शब्द का प्रयोग करना होगा। ज्वाइन करें मन देख चलो तो वहां पर रूपी शब्द का आपको क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा। चलो आगे और भी अपन शब्द लेते हैं। जैसे आपके पास में शब्द है मित्रों क्रोधाग्नि। शब्द क्या है, क्रोधाग्नि। चलो सब चैट बॉक्स में अपने बारे में लिखो थोड़ा थोड़ा सा, किस तरह से आपका जीवन चल रहा है, किस तरह से पढ़ रहे हो, किस तरह से एंजॉय कर रहे हो, कहाँ हो, कैसे हो, किस प्रकार हो। वेलकम वेलकम। यहाँ से जोड़ दूं बच्चों वहां जी सबको उसमें चालू करने से पहले, है ना। कुछ टेक्निक प्रॉब्लम आई है मेरे दोस्तों, शांति बनाए रखेंगे। हाँ चलो दोस्तों हम चल रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं उपमान और उपमेय। जहाँ पर उपमेय पहले आ जाए और उपमान बाद में आ जाए, जहाँ पर पहले उपमेय पहले आ जाए और उपमान बाद में आ जाए तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, रूपी शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर अभी और भी शब्द ले रहा हूँ। जैसे आपके पास में शब्द आ गया क्रोधाग्नि। शब्द क्या आ गया, क्रोधाग्नि। ये शब्द है इस प्रकार का क्रोधाग्नि। आपको दिख रहा होगा एक शब्द क्रोध है, एक शब्द क्या है अग्नि, एक शब्द क्या है अग्नि। अब यहाँ पर यदि अपन क्रोध और अग्नि की बात करें तो क्रोध किसका, मानव का। मानव का क्रोध है और अग्नि किसकी, प्रकृति की। इसका मतलब क्रोध पहले आया है और अग्नि बाद में आई है, प्रकृति बाद में आई है। तो मतलब ये प्रकृति तो क्या है, यहाँ पर उपमान है। क्या है, उपमान। और ये यहाँ पर क्या है मित्रों, उपमेय है। अब उपमेय पहले आ गया, उपमान बाद में आ गया तो किसका प्रयोग होगा, रूपी का प्रयोग होगा। लेकिन आपको एक और भी यहाँ पर बात करनी है कि अग्नि को तो पहले लिखोगे, अग्नि को तो पहले लिखोगे और क्रोध को बाद में ले जाओगे। अग्नि को पहले और क्रोध को बाद में, अग्नि रूपी क्रोध। ये आपका क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार का एक शब्द है स्त्री रत्न। शब्द क्या है मित्रों, स्त्री रत्न शब्द है। अब स्त्री रत्न शब्द की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर स्त्री मतलब मानव संसार, मानव से संबंधित है स्त्री, और बाद में क्या आया, रत्न। रत्न कहाँ पर मिलता है, प्रकृति से। तो रत्न का संबंध किससे, प्रकृति से। स्त्री का संबंध किससे, मानव से। तो यहाँ पर रत्न प्रकृति का है तो ये क्या है, आपका उपमान है। क्या है, उपमान। और ये आपका क्या है, उपमेय है। ये आपका क्या है मेरे दोस्तों, उपमेय है। तो बिल्कुल आप जान गए होंगे किसका प्रयोग होगा, रूपी का प्रयोग होगा। और समास विग्रह करोगे तो आपको रत्न को पहले लाना होगा, रत्न रूपी क्या कर दोगे, स्त्री कर दोगे। क्या कर दोगे, रत्न रूपी स्त्री कर दोगे। तो ये बात आपको उपमान और उपमेय में ध्यान रखनी है कि यदि उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। अब उपमान और उपमेय का जहां पर संबंध पाया जाएगा वहां पर कौन किसका प्रयोग करेंगे, के समान का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब उपमेय पहले आ जाए, उपमान बाद में आए तो वहां पर किसका प्रयोग करोगे, रूपी का प्रयोग कर दोगे। आगे बात करते हैं कर्मधारय समास में। देखो दो बातें कर चुके हैं, जो की बात कर दी, के समान की बात कर दी, रूपी की बात कर दी, विशेषण विशेषण की बात कर दी और उपमान उपमेय की बात कर दी। लेकिन कर्मधारय समास में एक बात और बाकी रह जाती है, वो क्या है जानिए। अभी अभी अपन ने देखा कि उपमान और उपमेय होता है, विशेषण और विशेष्य होता है। लेकिन दोस्तों यदि दोनों ही पद विशेषण के रूप में आ जाए, दोनों ही पद क्या आ जाए, विशेषण विशेषण आ जाए, दोनों ही पद क्या आ जाए, विशेषण विशेषण आ जाए, तो वहां पर भी कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। वहां पर भी कौन सा समास होगा, कर्मधारय। दोनों ही पद विशेषण विशेषण हो तो वहां पर भी कौन सा समास होगा, कर्मधारय। अब तक तो अपन ने विशेषण और विशेष्य पढ़ा, उपमान उपमेय पढ़ा, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि विशेषण विशेषण हो जाए तो अब कर्मधारय समास होगा। बिल्कुल हाँ होगा। यदि प्रथम पद क्या हो, विशेषण, और दूसरा पद भी क्या हो, विशेषण हो, तो कौन सा समास, कर्मधारय। प्रथम पद का मतलब ध्यान दो, पूर्व पद। कौन सा पद मित्रों, पूर्व पद। और द्वितीय पद यानी कि कौन सा पद, उत्तर पद।
प्रथम पद और उत्तर पद। प्रथम पद क्या हो, विशेषण हो, और द्वितीय पद यानी कि उत्तर पद भी क्या हो, विशेषण हो, तो वहां पर भी कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे दो शब्द लेते हैं, एक शब्द है लाल और एक है पीला, लाल पीला, दो शब्द है लाल पीला। अब लाल पीला यदि अपन बात करें तो दोनों ही शब्द लाल और पीला विशेषण है। दोनों शब्द कैसे विशेषण है। लाल पेन, पेन की विशेषता कैसे है लाल, पीला पेन, पेन की विशेषता कैसी है, पीला है। तो यहाँ पर दोनों ही शब्द आपके पास में क्या आ गए हैं मित्रों, विशेषण आ गए हैं। आप दोनों ही शब्द विशेषण आ जाए यानी कि दोनों ही पदों में विशेषण विशेषण का संबंध पाया जाए तो वहां पर भी कर्मधारय समास होगा। तो आपको दिखाई दे गया तो हम कर देंगे कर्मधारय समास हो गया। लेकिन इसका समास विग्रह करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान देना, इसका समास विग्रह करना हो तो आपको हेजो का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हेजो का स्क्वायर, यानी कि हेजो को 2 बार प्रयोग में लाना पड़ेगा। कैसे, जो लाल है जो पीला है, जो लाल है जो पीला है, ये इसका क्या हो जाएगा मित्रों, समास विग्रह हो जाएगा। जो लाल है जो पीला है, ये लाल पीला का क्या हो जाएगा, समास विग्रह। तो जहां पर दो विशेषण शब्द हो, दोनों पद विशेषण विशेषण हो, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। अगली बात और भी करते हैं अपन, जैसे एक शब्द है दुबला, एक शब्द क्या है दुबला, और एक शब्द है पतला, एक शब्द क्या है पतला, दुबला पतला, दो शब्द है मित्रों, कौन से दो शब्द है, दुबला पतला। अब दुबला भी क्या होता है विशेषण, दुबला लड़का, पतला भी क्या होता है विशेषण, पतला लड़का। अब दोनों ही पद कैसे आ गए हैं, विशेषण विशेषण आ गए हैं, इसका मतलब यहां पर समास कौन सा हो गया है, कर्मधारय समास हो गया है। अब कर्मधारय समास हो गया है तो किसका प्रयोग होगा, हेजो का, क्योंकि दोनों ही शब्द विशेषण विशेषण आए हैं, हेजो स्क्वायर होगा। जो दुबला है जो पतला है, जो दुबला है जो पतला है, ये इसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह। तो जहां पर दोनों शब्द विशेषण विशेषण हो वहां पर भी कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। वैसे ही मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप सभी ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे होंगे, सभी पढ़ रहे हैं और आपके कमेंट भी आ रहे हैं, रत्न रूपी स्त्री, मेरे लाल और मेरी लाली, और सर की क्लास को अधिक से अधिक शेयर करके बड़ी संख्या में जोड़ने की कृपा करें। वेरी गुड। और उसी प्रकार से जो दुबला है जो पतला है, प्रवीण चौहान, बिल्कुल यही इसका समास विग्रह होगा। शीतोष्ण, ये एक शब्द और आया है हमारे पास में, शीतोष्ण। शीतोष्ण शब्द की यदि अपन बात करें तो ये शीतोष्ण शब्द में गुण संधि है और ये शीत प्लस उष्ण से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, शीत प्लस उष्ण से मिलकर बना है। इस शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि है। और इस शब्द में समास की बात करें तो इस शब्द में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास कैसे है, क्योंकि यहाँ पर शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, दोनों शब्द विशेषण के रूप में आए हैं। दोनों शब्द कैसे आए हैं, विशेषण के रूप में। यानी कि जैसे अपन बात करें ठंडा पानी, पानी की विशेषता क्या है, ठंडा है। गर्म पानी, पानी की विशेषता क्या है, गर्म है। इसका मतलब शीत और उष्ण दोनों ही शब्द क्या है, आपके विशेषण है। और दोनों ही शब्द विशेषण आ गए, मतलब कौन सा समास हो गया है, कर्मधारय समास हो गया है मेरे दोस्तों। कौन सा समास हो गया है, कर्मधारय समास हो गया है। अब कर्मधारय समास हो गया है तो इसका मतलब समास विग्रह करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, है जो स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जो शीत है जो उष्ण है, जो शीत है जो क्या है मित्रों, उष्ण है, ये इसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि हेजो का कहाँ पर प्रयोग होता है, हेजो का कहाँ पर प्रयोग होता है, के समान का कहाँ पर प्रयोग होता है, और कर्मधारय समास में क्या क्या संबंध हमको देखने को मिलता है। कर्मधारय समास में हमें संबंध देखने को मिलता है विशेषण विशेष से, उसी प्रकार उपमान उपमेय और विशेषण विशेषण। ध्यान देना, वहाँ पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। इसके साथ में अभी अपन कर्मधारय समास को समाप्त नहीं करते हैं, एक बात और भी जो महत्वपूर्ण है उसको आप फिर से जान लीजिए। मेरे दोस्तों, आपको जब मैंने अव्ययभाव समास पढ़ाया तो अव्ययभाव समास पढ़ाते समय आपको एक नियम लिखाया था, एक स्टार बनाकर लिखवाया था कि यदि एक ही शब्द क्रमशः 2 बार आ जाता है तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। जैसे साफ साफ, जैसे क्या है मित्रों, साफ साफ, जैसे क्या है, साफ साफ। देखो शब्द क्या है, साफ साफ। उसी प्रकार से शब्द है धीरे धीरे, शब्द क्या है, धीरे धीरे। उसी प्रकार से शब्द है गाँव गाँव, शब्द क्या है, गाँव गाँव। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही शब्द क्रमशः कैसे है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पर कौन सा समास है मित्रों, अव्ययभाव समास है। लेकिन ऐसे ही दोनों एक जैसे शब्द यहाँ पर मैं लिख दूं, लाल लाल, शब्द क्या लिख दिया मैंने, लाल लाल। बताओ दोनों ही क्रम से एक जैसे शब्द हैं कि नहीं, दोनों शब्द एक जैसे हैं।
अब दोनों शब्द एक जैसे हैं तो इसका मतलब अपन देखते हैं अव्ययभाव समास कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। यहाँ पर दोनों ही शब्द लाल लाल रंग के नाम है और लाल क्या होता है? विशेषण होता है। यहाँ पर दोनों ही शब्द क्या आए हैं? विशेषण आए हैं। दोनों ही शब्द कैसे है? विशेषण है। इसका मतलब यहाँ पर एक जैसे शब्द तो आए हैं, लेकिन एक जैसे शब्द आने पर ही आपको क्रम अव्ययभाव समास टिक नहीं करना, उन शब्दों को देखना है कि अगर वो दोनों शब्द विशेषण हैं तो इसका मतलब वहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा मित्रों? कर्मधारय समास होगा। तो इन दोनों शब्दों में लाल लाल, पीला पीला, काला काला, हरा हरा, भूरा भूरा, इस प्रकार के शब्द यदि कहीं पर आ जाते हैं तो वहां पर कौन सा समास करना पड़ेगा? आपको कर्मधारय समास करना पड़ेगा। मैंने आपको ये बात बता दी है कि अव्ययभाव समास से जोड़कर बताइए कि अव्ययभाव समास में एक जैसे शब्द आ जाए दो तो वहां पर अव्ययभाव समास होता है, लेकिन एक जैसे शब्द जब विशेषण हो तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। इसी के साथ में, इतनी बड़ी चर्चा के साथ में अपन कर्मधारय समास को समाप्त करते हैं और एक अगला बिंदु लेते हैं जिसका नाम है द्विगु समास। देखो अगला समास हमारा आता है द्विगु समास। देखो द्विगु समास है, ये अगला समास है आपका द्विगु समास। देखो द्विगु समास, द्विगु समास आपने बहुत पढ़ा होगा और बहुत जाना होगा, लेकिन इतनी बात जानी होगी कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। बहुत जल्दबाजी में अपन पढ़ जाते हैं। समास एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें लोग बाग बहुत इसको छोटा कर देते हैं। कैसे छोटा कर देते हैं कि जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग होता है अव्ययभाव समास आगे बढ़ते हैं, जिस समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है विग्रह करने पर तत्पुरुष समास फिर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर विशेषण विशेषण उपमान उपमेय विशेषण विशेषण का संबंध पाया जाता है वहाँ पर कर्मधारय समास फिर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास फिर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर दोनों शब्द विलोम जैसे होते हैं, विलोम होते हैं या फिर दोनों शब्द प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा द्वंद्व समास, जहाँ पर अन्य अर्थ आएगा वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। बस खत्म बात। इतना पढ़कर छोड़ देते हैं, लेकिन इतना पढ़कर छोड़ने से काम नहीं चलेगा। हमें जब समास को पढ़ना होगा तो समास को एक विस्तार से जानना होगा, इसकी विस्तृत यानी कि व्याख्या करनी होगी, तब अपन इसको एक एक बात को अपन जान पाएंगे। चलो बात करते हैं द्विगु समास की। और द्विगु समास की परिभाषा आपको पता है कि जिस समास पद का प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। लेकिन प्रथम पद संख्यावाची होना ही द्विगु समास नहीं होता। अपन बात करेंगे यहाँ पर कैसे द्विगु समास होता है, कैसे क्या होता है, लेकिन उससे पहले अपन इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। द्विगु शब्द की यदि अपन बात करें तो द्विगु शब्द द्वि और गु दो शब्दों से मिलकर बना है। द्वि और गु इस प्रकार से दो शब्दों से मिलकर क्या शब्द बना है? द्विगु शब्द बना है। इस द्विगु शब्द में ही इस द्विगु समास की परिभाषा छुपी हुई है और इसमें इस द्विगु शब्द में ही इस द्विगु समास की पहचान छुपी हुई है। पूरा काम द्विगु शब्द ही कर देगा, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो द्वि और गु दो शब्द है, यहाँ पर द्वि का अर्थ होता है दो। क्या होता है मित्रों? दो। और गु यानी कि यहाँ पर जो गु शब्द है इसका अर्थ होता है गाय। क्या होता है? गाय। तो दो गाय शब्द क्या हो गया? दो गाय। पहला शब्द क्या है? दो और दूसरा शब्द क्या है? गाय। और ये शब्द जो दो गाय है यहाँ पर दो का क्या बन गया? द्वि और गाय का क्या बन गया? गु। और दोनों शब्द मिलकर क्या बन गया? द्विगु। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर द्विगु बना। अब इन द्विगु शब्द में दो शब्दों को जान लिया तो इस प्रथम शब्द के बारे में बात करते हैं। ये प्रथम शब्द क्या नजर आ रहा है आपको? दो नजर आ रहा है। जो दो क्या होती है? संख्या। क्या होती है? संख्या। यहाँ पर दूसरा शब्द आप देख रहे हो गाय। यहाँ दूसरा शब्द क्या है? गाय। और गाय क्या होती है? एक जानवर का नाम है, एक पशु का नाम है। तो इसका मतलब ये क्या नाम है? तो नाम है संज्ञा है। मतलब संज्ञा क्या होती है? नाम होती है। प्रत्येक नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाती है। तो इसका मतलब नाम है तो ये क्या है मित्रों? संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा है। इसका मतलब देखो प्रथम शब्द तो क्या है? संख्या। और द्वितीय शब्द क्या है? संज्ञा। प्रथम पद तो संख्या है और द्वितीय पद संज्ञा है। तो अगर ऐसा कहीं पर मिलता है जहां पर प्रथम पद तो क्या हो? संख्या हो और द्वितीय पद संज्ञा हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास। इतनी सी बात नहीं, वो आगे की बात सुनो। जिस समास का प्रथम पद तो क्या हो? संख्यावाची हो। जिस समास का प्रथम पद तो क्या हो? संख्यावाची हो और द्वितीय पद क्या हो? संज्ञावाची हो। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा द्वितीय पद संज्ञावाची हो और संपूर्ण पद मिलकर किसका बोध करा रहा हो? समूह का बोध करा रहा हो, तो वहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। अब पूरी परिभाषा है, इसकी सही परिभाषा है वो क्या है? मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूं। देखो जिस समस्त पद का प्रथम पद संख्यावाची हो
तथा और तथा बाद वाला पद संज्ञावाची हो और संपूर्ण पद समूह का बोध कराए। संपूर्ण पद समूह का बोध कराए। समूह का बोध कराए, वहां पर कौन सा समास होगा मेरे दोस्तों? वहां पर कर्मधारय समास होगा। वहां पर कौन सा समास होगा? वहां पर द्विगु समास होगा, कर्मधारय नहीं। वहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास। परिभाषा मैंने लिखी, जिस समस्त पद का प्रथम पद तो क्या हो? संज्ञावाची हो, तथा बाद वाला पद क्या हो? संज्ञावाची हो, और संपूर्ण पद किसका बोध कराए? समूह का बोध कराए। वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास। मैंने इसलिए कहा कि द्विगु शब्द में ही परिभाषा छिपी हुई है। प्रथम पद तो क्या है? संज्ञावाची है, और द्वितीय पद क्या है? संज्ञावाची है। किसका? द्विगु का। तो यहाँ पर और दोनों ही पद मिलकर एक समूह का भी बोध करा रहे हैं। किसका? दो गायों का समूह। किसका? दो गायों का समूह। दोनों ही पद मिलकर एक समूह का बोध भी करा रहे, इसलिए द्विगु शब्द में भी कौन सा समास है? द्विगु समास है। द्विगु शब्द में भी कौन सा समास है? द्विगु समास है। अब मैंने यहाँ पर इतनी बात बताई आपको कि जिस समस्त पद का प्रथम पद संज्ञावाची हो, द्वितीय पद क्या हो? संज्ञावाची हो, तो और संपूर्ण पद मिलकर एक समूह का बोध करा रहा हो, तो वहां पर द्विगु समास होता है। लेकिन मित्रों ध्यान देना, अपन जल्दबाजी में पढ़ते हैं। वो बात क्या है कि जिस समस्त पद का प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो, वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ये अपन की बात गलत होती है, इतना जल्दी हमें नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, अगर हम बात करें तो कहां पर प्रथम पद संख्यावाची होता है? अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रथम पद संख्यावाची तो आपका अव्ययभाव समास में ही आ जाता है। प्रथम पद संख्यावाची आपका कहां पर आ जाता है? अव्ययभाव समास में आ जाता है। देखो, एक एक दो शब्द है, एक एक दो शब्द हैं, और दोनों क्रमशः आए, एक साथ आए हैं। शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, तो शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, इसका मतलब कौन सा समास हो गया है? यहाँ पर अव्ययभाव समास हो गया है। लेकिन अव्ययभाव समास तो है, लेकिन इसका प्रथम पद क्या संख्यावाची नहीं है क्या? बिल्कुल, इसका प्रथम पद संख्यावाची है। तो प्रथम पद संख्यावाची है, इसका मतलब अपन यहाँ पर क्या द्विगु समास कर देंगे क्या? नहीं, यहाँ पर आपको कौन सा समास करना होगा? अव्ययभाव समास करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा समास करना पड़ेगा? अव्ययभाव। देखो, अव्ययभाव समास में प्रथम पद क्या है? संख्यावाची, लेकिन दूसरा पद भी संख्यावाची, यानी कि एक समान जैसे शब्द आए हैं, पुनरावृत्ति हुई है शब्दों की, तो वहां पर अव्ययभाव समास होगा। दूसरी बात, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये शब्द देखिए, दो चार शब्द क्या है? दो चार। और दो चार शब्दों के यदि अपन देखिए, दो शब्दों है, एक तो दो संख्या, एक चार संख्या, दो चार। अब दो चार में भी देखिए तो यहाँ पर दो संख्यावाची पद है। क्या है? संख्यावाची पद। तो यहाँ पर प्रथम पद देखते ही क्या अपन द्विगु समास कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। यहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची है, लेकिन इसमें द्विगु समास नहीं है। यहाँ पर द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। और समास विग्रह होगा दो या चार, अपन बात करेंगे। तो देखो, इस प्रकार की संख्या है, जहाँ पर दूना में संख्या है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ये इस प्रकार की एक एक दो एक एक संख्या आ गई, इसका मतलब अव्ययभाव एक समान शब्द आए हैं, तो अव्ययभाव समास है, यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा। अगली बात यदि अपन करें तो यहाँ पर जैसे इस प्रकार से आपके पास में शब्द आ गया 68। शब्द क्या है? 68। और 68 शब्द की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर भी देखो, 68 में 8 पहली संख्या है, 60 बाद वाली संख्या है, तो प्रथम पद यहाँ पर भी संख्यावाची है। तो क्या अपन देखते हैं पहले यहाँ पर द्विगु समास कर देंगे क्या? नहीं, यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा। यहाँ पर आपका कौन सा समास है मित्रों? यहाँ पर भी आपका द्वंद्व समास है। यहाँ पर भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास। इसका समास विग्रह होगा 8 और 60। जब द्वंद्व समास आएगा तब वहां पर अपन बात करने वाले हैं। अगली बात अपन यहाँ पर करें कि कहां पर, देखो यहाँ पर इस प्रकार से शब्द आ गया आपके पास में पंचानन। शब्द क्या आ गया? पंचानन। और पंचानन शब्द की यदि पर बात करें तो यहाँ पर एक शब्द है पंच, और दूसरा शब्द क्या है? आनन। दूसरा शब्द क्या है यहाँ पर? आनन। एक शब्द पंच है और दूसरा शब्द क्या है? आनन है। तो पंच एक शब्द बताओ संख्या है कि नहीं है? प्रथम पद संख्या है कि नहीं है? द्वितीय पद क्या है? संज्ञा। आनन मतलब संज्ञा यानी कि नाम है। आनन मुख नाम है, इसका मतलब संज्ञा है। तो द्वितीय पद भी यहाँ पर संज्ञा, और प्रथम पद क्या आ गया? संख्या। तो यहाँ पर देखते हैं कि अपन द्विगु समास कर देंगे क्या? नहीं, यहाँ पर प्रथम पद संख्या है, बाद वाला पद आनन संज्ञा है, लेकिन ये दोनों पद मिलकर एक समूह का बोध नहीं कराएंगे। ये दोनों पद मिलकर एक तीसरे अर्थ का बोध कराएंगे, एक विशेष व्यक्ति का बोध कराएंगे, एक तीसरा अर्थ अन्य अर्थ लेकर आएंगे। जहां पर अन्य अर्थ आता है, जहां पर तीसरा अर्थ आता है, वहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जहां पर दो पद मिलकर प्रथम पद संज्ञावाची और द्वितीय पद संज्ञावाची और दोनों पद मिलकर समूह का बोध कराए, तो वहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। लेकिन जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद संज्ञावाची हो, लेकिन दोनों पद मिलकर समूह का बोध न कराए,
बल्कि एक तीसरे अर्थ का बोध कराए तो वहां पर कौन सा समास होगा, वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ पर पंच, पांच और आनंद, मुख दोनों पद मिलकर समूह का बोध नहीं करा रहे, यहाँ पर दोनों पद मिलकर किसका बोध करा रहे हैं, एक तीसरे अर्थ का। पंचानंद, पांच है आनंद जिसके वो भगवान शिव है, और शिव का बोध कराने के लिए यहाँ पर तीसरे अर्थ आ गया हमारे पास। फिर तीसरा अर्थ आने पर ही हमारा समास कौन सा हो गया मेरे दोस्तों, बहुव्रीहि समास हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम पद देखते ही पहले टिक नहीं कर देना कि द्विगु समास है। अपन पढ़ते हैं बहुत जल्दबाजी में, लेकिन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि जिस समस्त पद का प्रथम पद संज्ञावाची, द्वितीय पद संज्ञावाची हो और दोनों पद मिलकर एक समूह का बोध करा रहे हो, तभी वहां पर कौन सा समास करना है, आपको द्विगु समास करना है, अन्यथा नहीं करना। आप यहाँ पर देख चुके हो, एक एक आया, चार चार, यहाँ दो चार आया, 68 आया। देखो कितने शब्द, कितने समासों में आपके पास में संख्यावाची शब्द आ जाते हैं। 4 समासों में संख्यावाची शब्द आते हैं, द्वंद्व समास में भी संख्यावाची प्रथम पद हो सकता है, अव्ययभाव में भी प्रथम पद संख्यावाची हो रहा है, बहुव्रीहि में भी आपके पास में प्रथम पद संख्यावाची आ रहा है, और आपके पास में खुद द्विगु समास में भी कौन सा प्रथम पद संख्यावाची आ रहा है। लेकिन पहचान को बहुत ध्यान से याद रखेंगे, प्रथम पद संख्यावाची, बार बार कह रहा हूँ, प्रथम पद संख्यावाची बाद का संज्ञावाची दोनों पद मिलकर समूह का बोध कराए तब द्विगु समास होगा। यहाँ तक की बात मैंने आपको परिभाषा बताई, और मैंने ये बताया आपको कि आप प्रथम पद संख्यावाची देखते ही द्विगु समास मत कर देना, उन दोनों पदों को देखना और दोनों पदों के संबंध को जानते हुए फिर बताना है कि समास कौन सा है। आगे मैं द्विगु समास के और उदाहरण लेता हूँ। जैसे अभी मैंने केवल द्विगु शब्द को बताया है, द्विगु शब्द में से अपन बहुत सारे उदाहरण लेते हैं द्विगु समास के। आगे बढ़ते हैं। देखो आपके पास में यहाँ पर सीधा सा शब्द है, एक शब्द है दुपट्टा, शब्द है दुपट्टा। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरी हवा की झोंके से, देखो यहाँ पर लाल ही कलर आया है और ये उड़ेगा बहुत अच्छे ढंग से, ध्यान देना। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरी हवा की झोंके से, पहला पद क्या है, दु, और दु एक संज्ञा है, संख्या है, मतलब दो पट्टा, यानी कि जो दो पट्टियां, एक पट्टी लंबी की लंबी पट्टी और उसके पास फिर पट्टी, तो दो पट्टियां हो गई। और देखो यहाँ पर पट्टा, यहाँ पर पट्टा क्या है, संज्ञा है। तो प्रथम पद संख्या आ गई, द्वितीय पद क्या आ गई, संज्ञा। अब ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का बोध नहीं करा रहा, ये एक किसका बोध करा रहा है, समूह का। कैसे, दो पट्टियों का समूह, वो क्या कहलाता है, दुपट्टा कहलाता है। दो पट्टियों का समूह क्या कहलाता है, दुपट्टा। तो इसका मतलब प्रथम पद संख्यावाची, द्वितीय पद पट्टा संज्ञावाची, और दोनों पद मिलकर किसका बोध करा रहे, समूह का बोध करा रहे। समास कौन सा हो गया, आपका द्विगु समास हो गया। अगली बात अपन करें, कल अपन ने शब्द लिया था नवरात्र। शब्द क्या लिया था, नवरात्र। नवरात्र शब्द यहाँ पर मैंने नवयुवक के साथ में जोड़कर आपको बताया था, पता होगा। नवरात्र की यदि अपन बात करें तो नवरात्र में प्रथम पद क्या है, नव, और ये नव क्या है, आपका संख्या है 9। यहाँ पर रात्रि यानी कि रात्रि, तो यहाँ पर समास विग्रह हो जाएगा 9 रात्रियों का समूह। 9 रात्रियों का क्या हो जाएगा मित्रों, समूह। 9 रात्रियों का समूह। यहाँ पर कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। लेकिन ध्यान देना, शब्द आपके पास में ये आ गया चतुरानंद। चतुरानंद, देखो चतुरानंद शब्द आ गए। अब चतुरानंद में प्रथम पद क्या है, चतु, यानी कि चार शब्द क्या है बताओ, संख्या है। आनंद क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पर चतु और आनंद, प्रथम पद संख्या आ गई, द्वितीय पद आनंद आपका यहाँ पर संज्ञा आ गई, लेकिन दोनों पद मिलकर किसका बोध करा रहे हैं, ब्रह्मा का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं, ब्रह्मा का। तीसरा अर्थ आ रहा है, इसका मतलब इस शब्द में द्विगु समास नहीं होगा। इस शब्द में समास कौन सा है, आपका बहुव्रीहि समास है मेरे दोस्तों। अगली बात, फिर अपन यहाँ से और भी शब्द लेते हैं। जैसे आपके पास में शब्द आ गया मित्रों, ये है सप्ताह। शब्द क्या है मित्रों, सप्ताह। ये शब्द है आपका सप्ताह। और सप्ताह शब्द की यदि अपन बात करें तो सप्ताह शब्द किससे मिलकर बना है, ये सप्त प्लस अहन से मिलकर बना है। किससे, सप्त प्लस अहन से। अहन का अर्थ क्या होता है, दिन, और सप्त का मतलब क्या होता है, 7। प्रथम पद तो क्या है, संख्या, द्वितीय पद क्या है, संज्ञा, और दोनों पद मिलकर एक समूह का बोध करा रहे हैं, 7 दिनों का समूह। किसका, 7 दिनों का समूह। इसका मतलब इसमें समास कौन सा हो गया है, द्विगु समास हो गया है। यहाँ पर समास विग्रह अगर अपन करें तो इस प्रकार से हो जाएगा, 7 दिनों, या फिर दिनों नहीं करे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 अहनों का समूह, 7 दिनों का समूह। ये इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, समास विग्रह हो जाएगा। तो जहाँ पर समूह का बोध हो वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। जैसे आपके पास में शब्द है सतसई। शब्द क्या है, सतसई। और सतसई की यदि अपन बात करें तो सत्य यहाँ पर 700 है, और सत का अर्थ यहाँ पर 700 है। और यहाँ बात करें सही का, तो सही का अर्थ दोहा है। क्या है, दोहा। तो 700 दोहों का जो समूह है उसको क्या कहा गया, सतसई कहा गया। उसको क्या कहा गया, 700 दोहों का समूह, संकलन क्या कहलाया, सतसई कहलाया। उसका मतलब वहाँ पर कौन सा समास हो गया है, आपका द्विगु समास हो गया है। उसी प्रकार से अपन यहाँ पर बात करें, शब्द है आपके पास में शताब्दी।
शब्द क्या है मित्रों आपके पास में? शताब्दी। और शताब्दी की यदि अपन बात करें तो शताब्दी शत प्लस अवधि से बना है, शत प्लस अवधि से बना है। और यहाँ पर शत का मतलब 100 है, अवधि मतलब वर्ष, तो यहाँ पर समास विग्रह हो जाएगा शत अवधों का समूह या फिर 100 वर्षों का समूह। इस प्रकार से करेंगे। लेकिन आपको पता है ना कि समास में जो 2 पद दिए जाते हैं उसका ही अपन समास विग्रह में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं, शत और अवधि, तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है और समास विग्रह करना है शत अवधों का समूह। वो क्या कहलाएगा? आपका शताब्दी कहलाएगा मेरे दोस्तों। हम फंस जाते हैं गिनतियों में, कहाँ पर किस प्रकार से समास होगा। 1 से लेकर के 100 तक की गिनती की यदि अपन बात करें तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा समास होता है उसकी भी बात मैं आपको बता देता हूँ, जानेगा। देखो 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 9 तक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 से लेकर के 9 तक की संख्या है। और ये 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं किसका बोध करा रही है? समूह का बोध करा रही है। किसका बोध करा रही है? समूह का। तो वहां पर समास कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा मित्रों? द्विगु समास होगा। जैसे 1 से लेकर कौन सी, जैसे अपन यहाँ पर संख्या ले लेते हैं 4, ये यहाँ पर 4 का मतलब चो, और 1 आ गया राहा, शब्द क्या है? चो, क्या बन गया? चौराहा। शब्द क्या बन गया? चौराहा। अब यहाँ पर प्रथम पद संख्या द्वितीय पद संज्ञा आ गई, और ये प्रथम पद जो संख्या है ये द्वितीय पद संज्ञा का क्या कर रही है? समूह का बोध करा रही है। 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, ये क्या हो गया है? यहाँ पर आपका द्विगु समास हो गया। 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं आए और वो किसका बोध कराए? समूह का बोध कराए, तो वहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। अब आपके पास में कोई सी संख्या आ जाए 1 से लेकर के 9 तक, लेकिन ध्यान रखना 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं आए और बाद में संज्ञा आ रही है और वो समूह का बोध न करा, अगर तीसरे अर्थ का बोध करा रही है तो वहां पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। जैसे यहाँ पर एक संख्या है 1 से लेकर के 9 तक की में कौन सी? 3, और यहाँ पर एक शब्द आ गया त्रिनेत्र। शब्द क्या आ गया? त्रिनेत्र। तो बताओ 3 प्रथम संख्या आ गई, बाद में नेत्र आया, लेकिन ये तो त्रिनेत्र शब्द किसका बोध करा रहा है? महादेव जी का बोध करा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा समास होगा? यहाँ पर आपको बहुब्रीहि समास बताना है। ध्यान दो मेरे दोस्तों, आपको जब तीसरा अर्थ का बोध निकला है, समूह का बोध कराए, तभी आपको द्विगु समास बताना है। 1 से लेकर के 9 तक की संख्या समूह का बोध कराए तो द्विगु समास। उसके बाद में जो 10 से गुना, इस प्रकार से 10 की अंतर में जो संख्या है वह, जैसे 10 है, 20 है, 30, 10 20 30 40 50 आगे इसी प्रकार से 60 70 80 90 100 इस प्रकार की संख्याएं आए और वो भी किसका बोध कराए? समूह का बोध कराए, तो वहां पर भी कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। वहां पर भी कौन सा समास होगा मित्रों? द्विगु समास होगा। जैसे अपन यहाँ पर ले लेते हैं 10 को लेकर यहाँ पर शब्द बनाते हैं दशाब्दी। शब्द क्या है? दशाब्दी। अब दशाब्दी का मतलब यहाँ पर 10 अवधों का समूह, 10 अवधों का समूह, दशाब्दी 10 अवधों का समूह। प्रथम पद 10 आ गया है, द्वितीय पद अब्द आ गया, वर्ष आ गया है, तो इसका मतलब क्या बता देंगे? 10 शब्दों का समूह, यानी कि 10 संख्या आई है और बाद में अब्द आया है, दोनों पद मिलकर समूह का बोध करा रहे हैं। कौन सा समास हो गया है? द्विगु समास। वैसे यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ 10 20 30 40 50 60 70 80 100 ले लेते हैं, और 100 में इस प्रकार से अभी आया शब्द हमारा शताब्दी, वो तो शताब्दी में भी कौन सा समास हो गया? आपका द्विगु समास हो गया, शताब्दों का समूह। ये अपन ने 10 20 30 40 50 60 वाली कर ली, 1 से 9 तक वाली कर ली, लेकिन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये संख्या तो बची हुई है आपकी। तो ये जो बची हुई संख्या है, जैसे 11 12 13 14 15 16, उसी प्रकार आगे 21 22, ये जो बीच की संख्याएं बच रही है, मैं कह रहा हूँ आपसे, जैसे 10 से लेकर 20 के बीच की संख्याएं हैं, जैसे 20 से लेकर 30 के बीच की संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं में जो समास होगा वो समास होगा आपका कौन सा मेरे दोस्तों? द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। यानी कि 11 में भी द्वंद्व समास है, यानी कि 12 में भी द्वंद्व समास है, 13 में भी द्वंद्व समास है, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी, आगे इसी प्रकार से बढ़ते जाए, वहां पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। आगे 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, इन सब में कौन सा समास होगा? बीच की संख्याओं में कौन सा समास होगा मित्रों? बीच की संख्याओं में आपका कौन सा समास होगा? सॉरी पेन गिर गया था। बीच की संख्याओं में कौन सा समास होगा? आपका द्वंद्व समास होगा। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर बीच की संख्याओं में 19 भी आ रहा है, 29 भी आ रहा है, 49 भी आ रहा है, 69 भी आ रहा है, 79 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे दोस्तों? आ रहा है, ये भी बीच की संख्याओं में है। लेकिन ध्यान देना, आपके पास में शब्द आ जाए ना 19, ये 29, ये उसी प्रकार से 39, ये उसी प्रकार से 49,
आगे बढ़े। उसी प्रकार से एक कम वाली जो संख्याएं आ रही है, इन एक कम वाली संख्याओं में आपको कौन सा समास नहीं बताना, द्वंद्व समास नहीं बताना। मैं कह रहा हूं 20 वाली संख्याओं में द्वंद्व समास होता है, ये भी तो बीच की संख्याएं हैं। हाँ बिल्कुल, 10 से लेकर के 20 तक की बीच की संख्याओं में 19 भी आता है, लेकिन 19, 29, 39, 49 इन शब्दों में आपको द्वंद्व समास नहीं करना, इन शब्दों में आपको समास करना है अव्ययभाव समास। कौन सा समास करना है मेरे दोस्तों, अव्ययभाव समास करना है। इन बीच की संख्याओं में कौन सा समास करना है, अव्ययभाव समास करना है। समझ लीजिए क्यों करना है, इसलिए करना है क्योंकि ध्यान देना, यहां पर ये जो 19 शब्द है ये उन प्लस 20 से बना है। उन प्लस किससे बना है, 20 से। उन प्लस 20 से क्या बना है आपका 19 बना है, और 19 में उन प्लस 20 से बना है, तो यहाँ पर उन एक क्या है मित्रों, उपसर्ग है। उन एक क्या है मित्रों, उपसर्ग है। और उन उपसर्ग है तो इसका मतलब उपसर्गों से निर्मित शब्दों में तो अव्ययभाव समास होता है। तो उन प्लस 20 यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। मेरे संध्या एजुकेशन सभी लिंक को शेयर कर दो। VS गुजर, जी सर, थैंक्स टेक्निकल टीम, वेरी नाइस सर, वेरी अव्ययभाव समास बिल्कुल होगा, बिल्कुल VS गुजर होगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो बीच की संख्याएं हैं, इन बीच की संख्याओं में द्वंद्व समास होगा, लेकिन 19, 29, 49, 39 इस प्रकार की शब्दों में कौन सा समास होगा, आपको अव्ययभाव समास करना है। क्योंकि वहाँ पर प्रथम पद क्या आया है, उपसर्ग आया है, और जहाँ पर प्रथम पद उपसर्ग आता है वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। तो ये आपको द्विगु समास के बारे में मैंने एक विस्तृत चर्चा की, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्या यदि समूह का बहुत करारी हो तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। और यदि 10, 20, 30 इस प्रकार से संख्या आगे बढ़ रही हो और तो वहाँ पर आपको कौन सा समास बताना है, वहाँ पर भी आपको द्विगु समास बताना है। लेकिन 10, 20, 30, 40 इस प्रकार की संख्याएं ये आवश्यक है कि वो समूह का बहुत करारी हो। जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 इस प्रकार की संख्याएं भी यदि समूह का बहुत करारी हो तो वहाँ पर कौन सा समास करना है, आपको द्विगु समास करना है। मेरे दोस्तों, मैंने आपको बीच की संख्याओं में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस प्रकार की संख्याओं में यदि आपसे संख्या इस प्रकार की संख्याओं में जैसे 11 में पूछ लिया समास कौन सा है, तो आपको बताना है द्वंद्व समास। विग्रह में बताऊंगा जब अपन का कल जो समास आने वाला है उसका नाम द्वंद्व समास ही है। आज अपन ने द्विगु पढ़ा, क्रमधारय को पूरा किया, आज कल द्वंद्व समास आएगा। मैंने 21 को बताया कि 21 द्वंद्व समास में आएगा, कैसे आएगा वो मैं आपको कल बताऊंगा। 21 की यदि अपन बात करें तो 21 का समास विग्रह होगा 1 और 20, ये वहाँ पर जाएगा। लेकिन अभी मैंने 20 की जो एक कम वाली संख्या बताई 19, 29, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। ये सारी बातें हमारे समास की ही चल रही है, और ये इसी के साथ में ये सारी बातें करने के साथ में ही अपन इस द्विगु समास को भी कंप्लीट करते हैं। आज अपन ने क्रमधारय समास को कंप्लीट किया, द्विगु समास को कंप्लीट किया, आगे बढ़ेंगे और अगला समास की जो बात होगी हमारा वो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी मेरे दोस्तों, कल मिलते हैं। आज थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लग रही है यहाँ पर, आप लोगों को भी लग रही होगी गर्मी की वजह से। देखो आज पूरा मेरा पसीना हो रहे बाल सारे। तो अपन कल मिलते हैं इसी टाइम इसी समय और करते हैं अगले समास की बात। तब तक सभी को धन्यवाद। आज मैंने कुछ नहीं सुनाया, मैं सुनाऊंगा भी नहीं, कल ही सुनाऊंगा, कल सुनेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरे दोस्तों।